Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Welcome to another daily news capsule. Again a new week, a new energy जिसके साथ we will start our daily news capsule. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first ये model code of conduct के ऊपर है. News article I don't think it's very important from exam perspective, but model code of conduct is very very important because of the election year going on. Election से related any news that is coming up on the newspaper, election से related anything. यू हैव टू ग्रैब इट डाउन एंड यू हैव टू चेक इट डाउन. ठीक है, ये मतलब नो ब्रेनर होना चाहिए कि इलेक्शन का ईयर है और आप इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ के जा रहे, देन यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव. ठीक है, सो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज मेक द रिच पुअर रिचर विदाउट मेकिंग द रिच पुअर. ठीक है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे. टैक्स से रिलेटेड है. कैसे यू नो राइट कि हम लोगों ने वी सॉ एन इंक्रीज इन जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कलेक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिला इस साल. सो ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. टैक्स ब्यूएंसी के बारे में हम लोग देखेंगे, टैक्स ब्यूएंसी क्या है एंड उसके आसपास के रिलेटेड टॉपिक्स जितने हैं उन सारे टॉपिक्स को वी विल लुक. थर्ड इज PMJAY डिड नॉट प्रोड्यूस पेशेंट्स हेल्थ एक्सपेंसेस. ये क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर एक आर्टिकल आया है. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. बहुत हाई चांसेस रहता है वेरी इन न्यूज़ आर्टिकल वो स्कीम रहता है एंड दिस योजना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, सो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तीनों की तीनों न्यूज़ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूज़ को देखते हैं. फर्स्ट इज द PM स्पीचेस फॉल फाउल इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि ये एक कंसेंसस बेस्ड एक डिसीजन लिया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती थी कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. जो आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेंगे, सुप्रिंटेंडेंस करेंगे जितने भी इलेक्शन होगा उसका सुप्रिंटेंडेंस, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो. सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होना चाहिए तो क्या होगा कि एक रूलिंग पार्टी के पास क्या रहता है, एक अननेसेसरी एज रहता है या फिर एक एडवांटेज, एक राइट हैंड रहता है, एक अपर हैंड रहता है ओवर द ऑपोजिशन. राइट, बिकॉज वाई इफ यू थिंक वेरी लॉजिकल राइट कि बिकॉज इस साल इफ यू सी द NDA गवर्नमेंट, द रूलिंग गवर्नमेंट, सो द रूलिंग गवर्नमेंट व्हाट कैन दे डू इज बिफोर इलेक्शंस, जैसे इलेक्शंस अभी चल रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च या फिर अप्रैल के महीने में, वो क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े स्कीम अनाउंस कर सकते हैं, बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो है वो अनाउंस कर सकते हैं. ठीक है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना रहे, वाई दे कैन अनाउंस इट, बिकॉज उनके पास क्या है, उनके पास दे हैव दी एम्पल रिसोर्सेज है, उनके पास कैपिटल है, उनके पास यू नो दे हैव एवरीथिंग टू लॉन्च न्यू स्कीम्स. राइट, कुछ भी अगर पॉपुलिस्ट अगर एक स्कीम लेकर आ गए देन द गवर्नमेंट विल ट्राई टू यू नो हैव अ बायसनेस इन दी इलेक्शंस. राइट, अगर आप इलेक्शन से जस्ट पहले अगर आप बड़ा सा कोई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, यू नो फॉर यूथ, फॉर पीपल, फॉर चिल्ड्रन, फॉर ओल्ड, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर आर्म्ड फोर्सेज, आप सबके लिए अनाउंस अगर धड़ाधड़ अनाउंस करते रहेंगे, सो यहाँ पर क्या होगा कि एक अनफेयर एडवांटेज रहेगा आपका ओवर दी पार्टी, जो आपके ऑपोजिशन में जो पार्टी होगा उसके ऊपर आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज रहेगा. सेकेंडली क्या है कि आप बिल्कुल इफ़ यू आर दी मेजॉरिटी देन क्या होगा कि आपके पास रूलिंग पार्टी रहेंगे, रूलिंग पार्टी हैज़ मोर कैपिटल टू इन्वेस्ट. सो ये क्या होगा कि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज जो है वो रह जाएगा इफ़ देर इज़ नो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. अब लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट मीन्स क्या, अब वो कोई बड़ा स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, कोई बड़े मेजर अनाउंसमेंट जो है वो नहीं कर सकते. सो उसकी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम लाने की कोशिश करते हैं. सो ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा था कि वी शुड हैव वन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि यू नो इलेक्शंस का डेट जब से अनाउंस हो तब से वो लागू रहे एंड उसकी वजह से क्या हो कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है दोनों जो रूलिंग अपोजिशन एंड एनीबडी फॉर दैट मैटर एंड नॉट जस्ट रूलिंग अपोजिशन, एनी वन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि इतना बड़ा वादा नहीं कर सकता. थिंक अबाउट एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो राइट, कि वो जो है एक बड़ा स्कीम वो अनाउंस नहीं कर सकता, बट ही वांट्स टू फाइट. ठीक है, वो ही वांट्स टू फाइट, ही वांट्स दैट फेयर चांस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट, ही वांट्स दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का चांस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन्स ऑफ. सो दैट्स द डिफरेंस. यही डिफरेंस जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाता है एंड दिस इज अ वेरी यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, बिकॉज you cannot you will see sometimes what parties do is they have that one kind of politics that they play always. Some people will play on politics
politics on the basis of community, some people will play politics on the basis of caste, some people will play politics on the basis of religion. So ये क्या है, आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आप डिविजन एक क्रिएट कर रहे हैं इन द एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो, आप जो है डिवीजन क्रिएट करें, एंड दिस इज नॉट करेक्ट. अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखेंगे उसमें भी दे हैव स्ट्रिक्टली सेड कि आप जो है यू कैन नॉट यूज रिलीजन एज अ मैटर ऑफ योर पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल एंगल से आप नहीं रिलीजन को बीच में ला सकते, आप कास्ट को नहीं ला सकते इन योर आप अपने जो भी आप कैंपेन्स करें. सो वो सब क्या है, आप एक पार्ट हो जाता है, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हम चाहते हैं उसको हम अच्छे से कंडक्ट करवा पाए. और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही जो है वो रहता है, उसकी वजह से देयर इज सम टू ए सर्टन एक्सटेंट एक जो है देखने को मिलेगा कि एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस टू स्पीक, ठीक है. सो ये क्या है यहाँ पर, बट फिर भी अगेन reiterating in the fact that the bigger leaders have always breached they have always breached that model code of conduct का जो नियम्स है, they have always breached it, ठीक है. every time this year also both the bigger parties have gotten their election commission से warning, both the parties has gotten it. So because they have breached that code of conduct, so कहीं ना कहीं क्या है, डाइल्यूट हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन आपको देखने को मिलेगा. एंड दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स ऑल्सो कि अगर हमारे बड़े बड़े नेता ही अगर इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट इज़ द कंडक्ट, अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके घर पे पत्र भिजवाना पड़ रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रियल ग्राउंड सिनेरियो, ठीक है. सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कॉन्सेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है. कॉन्सेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला भाई आप सारे आके बैठिए, आप बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए. तो इट इज़ अ कॉन्सेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने खुद एग्री किया है और खुद जो है कोड को ये जो है फॉर्मेशन किया है उन्होंने. इट हेल्प्स इलेक्शन कमीशन इन कीपिंग विद मैंडेट एज गिवन अंडर आर्टिकल 324 इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स द पावर टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये हेल्प करता है आर्टिकल 324 को, ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. दोनों याद रखिएगा, दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, एंड जो म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है. ये तो आप लोगों को आता होगा. द MCC, that is Model Code of Conduct, is operational from the date on which election schedule is announced until the date of result announcement. जब से लगा है, जब से अनाउंस हुआ है कि डेट ये डेट रहेगा, तब से लेकर आपके इलेक्शंस तक ये जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा. इसी समय जो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चलता रहेगा. द गवर्नमेंट कैन नॉट मेक announce any financial grants, promise construction of roads or other facilities, and make any ad hoc appointments in government or public undertaking during the time of code is in force, ठीक है. सो वही आप कोई बड़े आवाज़ें नहीं कर सकते, आप रास्ता बनाने का स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकते, आप जो है कोई अपॉइंटमेंट जो है वो सरकारी अपॉइंटमेंट जो है वो आप नहीं करवा सकते ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, ठीक है. दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होता है, बट ये क्या है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी ज़्यादा लास्ट डेकेड में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है. सर्टन प्रोविजंस ऑफ MCC में भी इन्फोर्स्ड इन्वोकिंग कॉरेस्पेंडिंग प्रोविजन इन अदर स्टैट्यूट सच एज IPC का धारा लगवाया जा सकता है, CRPC का धारा लगवाया जा सकता है, एंड RPA, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. आई थिंक वन thing that you have to do it in a very thorough manner is your RPA, that is representation of people act. आपको अच्छे से करके जाना है, डिलिमिटेशन कमीशन आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है. द रिवाइज्ड MCC has 7 parts with 1 for ruling parties behavior after election announcement, ठीक है. पार्ट 1 क्या है, जनरल गुड बिहेवियर फॉर कैंडिडेट्स एंड पार्टीज. पार्ट 2 एंड 3 में क्या है, रूल्स फॉर पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, क्या रूल्स रहेंगे, क्या कानून रहेगा इन पब्लिक मीटिंग या प्रोसेशन में. पार्ट 4 एंड 5 में क्या है, गुड बिहेवियर ऑन पोलिंग डे एंड एट पोलिंग बूथ. ये जो है आपको 4-5 में देखने को मिलेगा, ठीक है. द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैव बीन रिवाइज ऑन सेवरल ओकेजन सिंस 1979 टिल द लास्ट ईयर बिंग इन 2014. 2014 में लास्ट टाइम जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है रिवाइज किया गया था, ठीक है. तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ये आप लोगों को अच्छे से करके जाना है. अगेन RPA, डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर्स का इलेक्शन. आई थिंक लास्ट ईयर इलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आपको न्यूज़ देखने को मिला था, इसीलिए आप इसको अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेक द पुअर रिचर विदाउट मेकिंग द रिच पुअरर, ठीक है. सो ये क्या है,
एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, वी कैन से बहुत 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 वेल रिटन आर्टिकल है एंड बहुत एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। इसमें क्या बोला है कि आपको गरीबों को अमीर बनाना है विदाउट मेकिंग द रिचर पुअरर। आप जो है रिच को जो है पुअर नहीं बना सकते, लेकिन आपको पुअर को रिचर बनाना है, ठीक है। सो ये कैसे होगा, यही अगेन यहाँ पर डिबेट है जीएसटी एंड जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वर्सेस डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वर्सेस डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहाँ पर इसी के ऊपर जो है पूरा आर्टिकल जो है ये बना हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था कि रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव है इसका ये मतलब है कि ये क्या है, एक गरीब को भी उतना ही लगेगा जितना एक अमीर इंसान को जो है जितना पैसा देना होगा, एक पूरे इंसान को भी उतना ही पैसा देना होगा। अगर एजुकेशन में 18% स्लैब में अगर वो आता है, देन अ पर्सन अर्निंग 10,000 एंड अ पर्सन अर्निंग 1 crore, दोनों ही जो है आपके सेम टैक्स स्लैब में एक वो फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है। व्हाई? बिकॉज एक 10,000 वाले को भी 18% जीएसटी भरना होगा एंड एक 1 करोड़ कमाने वाले को भी जीएसटी के एम्बिट दैट इज 18% में ही आना होगा। सो ये सबके लिए इक्वली है। ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। हाउ प्रोग्रेसिव? इफ यू फॉल इन सर्टन टैक्स स्लैब, एक टैक्स स्लैब में अगर आप फॉल करते हैं, जैसे अगर आप जो है 8 लाख से अबव अगर आप कमा रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या है 5% जो है आप पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो फिल करेंगे। अगेन अगर आप बहुत कम कमा रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख से भी कम कमा रहे हैं, देन यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। सो ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव इन नेचर है। सो इस बार क्या हुआ, हमारा जो डायरेक्ट जो टैक्स है वो उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इफ अगर आप सोचिए, अगर डायरेक्ट टैक्स का स्लैब अगर हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स का अगर हम स्लैब बड़ा कर देते हैं, इसका ये मतलब है कि लोग ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तभी तो ज़्यादा टैक्स स्लैब में आएंगे, और जब ज़्यादा टैक्स स्लैब में आएंगे दैट मीन्स सभी तो डायरेक्ट जो हमारा इनकम टैक्स है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोला जाता है कि हमने बहुत सारे हम लोगों ने प्रोवाइड कर, बहुत ज़्यादा पुश किया है प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन में, बहुत ज़्यादा पुश, बहुत ज़्यादा जॉब ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स कंस्टेंट एफर्ट। दिस इज सेट बाय गवर्नमेंट। जो आपका डायरेक्ट इनकम अगर बढ़ता है, दैट मीन्स व्हाट इट शोज इज कि आपके लोगों का जो है पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। लेकिन ये हमें जीएसटी में देखने को नहीं मिलता। अगर एक साबुन का दाम 10 रुपये है, दैट मीन्स एक रिच भी 10 रुपये देगा, एक पुअर भी 10 रुपये ही पे करेगा, ठीक है। सो वहाँ पर दोनों को सेम जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट पर्सनल इनकम टैक्स में यहाँ पर सेम जो है टैक्स स्लैब में वो नहीं आते। बट यहाँ पर एक इशू भी है, इशू है बिटवीन, अगर आप प्रोपोर्शंस देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स एंड योर पर्सनल इनकम टैक्स, तो प्रोपोर्शंस में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है आपके कॉर्पोरेशन टैक्स को इन कंपैरिजन टू, अगर आप एक रिच और पुअर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर एक रिच और पुअर का अगर हम देखेंगे ना, सो एक इंडियन आम एवरेज इंडियन जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस से अगर वो जो है ज़्यादा पे करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़ that India collects, 64 rupees comes from the poor and middle class through indirect tax and income taxes, while 36 come from rich corporates, ठीक है। सो ये क्या है, अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे, प्रोपोर्शन में जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत कम जो है हम कॉर्पोरेट से इकट्ठा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं फ्रॉम दी पुअर एंड मिडिल क्लास। पुअर और मिडिल क्लास से हम ज़्यादा जो है इकट्ठा करते हैं पैसा इन कंपैरिजन टू दी रिचर फैमिलीज, ठीक है। रिचर कॉर्पोरेट से हम कम करते हैं। बट गवर्नमेंट ने इसका रिप्लाई में क्या बोला कि अगर हम कॉर्पोरेट पे अगर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो कॉर्पोरेट वोंट भी, वो लोग इंसेंटिवाइज नहीं होंगे, इंसेंटिवाइज अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बनाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगा दैट मीन्स नो जॉब क्रिएशन। सो जॉब क्रिएशन ही नहीं होगा, सो यहाँ पर क्या होगा, टैक्स को हम कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, कॉर्पोरेट टैक्स इज अराउंड 22% इन इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 22% है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कॉर्पोरेट को ही इतना ज़्यादा टैक्स स्लैब में लेकर आएंगे, सो ये क्या होगा कि जो जॉब क्रिएशन है उसमें हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा सा कम करके रखा है। द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर अनइक्वल, ये तो आपको पता होगा कि अनइक्वालिटी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इनइक्वालिटी जो है सोसाइटीज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिच पुअर गैप इज वाइडेंड, बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है। द रियल आर्ग्यूमेंट इज ओवर हाउ वन शुड ब्रिज द गैप एंड एस्पायर फॉर मोर इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी, ठीक है। हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए, एक इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी का। द गैप बिटवीन रिच एंड द
द पुअर कैन बी ब्रिज्ड बाय ईदर मेकिंग द रिच पुअरर और द पुअर रिचर और बोथ। बट हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि हमें रिच को पुअर नहीं करना चाहिए बल्कि पुअर को जो है रिचर बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने गरीब को ही, आपने अमीर को गरीब करना शुरू कर दिया, सो उसका क्या होगा, आपको इल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट पे लोग उसके बाद क्या करेंगे कि हम तो जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया, अभी वो कैसा भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट, दे हैव taken the risk, they have taken the loans from here and there, और उन्होंने अपना रिस्क बनाया है, उन्होंने they have taken the risk, उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है, उन्होंने कंपनीज खड़े की है, उन्होंने they have put in efforts, उसकी वजह से क्या है कि they have become richer, so why are we making them poorer? Instead what our focus should be is कि मेक द पुअरर रिचर, हम उनका लाइफ को कैसे सुधारें, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। हाउ कैन दीज रिचर पीपल कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज पुअरर पीपल बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी टाइप से, किस तरीके से इस पुअर सेक्शन को हम किस तरीके से अपलिफ्ट करें, दैट शुड बी आवर पॉइंट ऑफ एजेंडा, ठीक है। फिर क्या है, द आइडिया ऑफ वेल्थ टैक्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सुपर रिच एंड टू गिव इट टू पुअर स्टेम्स फ्रॉम जीरो सम thought reduce economic disparity. It is entirely legitimate to question the rich acquired their wealth through fair means and perhaps must don't in countries like India. यहाँ पर क्या है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की गई है, ठीक है। ट्रिकल डाउन मतलब फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग इट टू पुअर, इसको हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमी बोलते हैं। सो ये क्या है, ये इस टाइप से हमें देखने को मिला है, ये सब इंडिया जैसे देशों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडियाज इनइक्वालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ लॉपसाइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ क्या है कि लॉपसाइडेड है, मतलब अनइवन ग्रोथ है, स्क्यूड ग्रोथ आप बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टैक्सेशन। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश दैट इंडिया इज एक्सपीरियंस इन जॉबलेस ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जॉबलेस ग्रोथ है, वेर इन हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ डज नॉट ट्रांसलेट इनटू जॉब्स एंड इनकम प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर अ लार्ज मेजॉरिटी। क्या है, लोगों के पास मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे जॉब, बहुत ज़्यादा जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया में, ठीक है। ये हम लोगों का इनकम इनइक्वालिटी जो है आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर क्या है कि हमारा जो इनइक्वालिटी है टैक्स कलेक्शन में, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि हम जो है 64 रुपीज़ कमाते हैं फ्रॉम द पुअर एंड मिडिल क्लास, और लेकिन जो ओनली 36 रुपीज़ फ्रॉम द रिच कॉर्पोरेट्स, ये आपको देखने को मिलेगा। सो एक डिवाइड है जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ब्यूएंसी। टैक्स ब्यूएंसी क्या है कि कितना ज़्यादा टैक्स इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू दी जीडीपी। जीडीपी बढ़ा है तो कितना टैक्स में हमें टैक्स स्लैब में देखने को मिलेगा। जीडीपी मतलब क्या है कि हम जॉब क्रिएशन वगैरह करें, गुड्स एंड जो सर्विसेज है, हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से हमें अगर इस टाइप से हो रहा है दैट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है दैट मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है देन व्हाई द टैक्स जो है वो, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग टैक्स स्लैब में आना चाहिए। सो टैक्स ब्यूएंसी क्या है कि आपके इन रिस्पेक्ट टू योर जीडीपी आप टैक्स कितना कलेक्ट करें, दैट इज योर टैक्स ब्यूएंसी, ठीक है। इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू द चेंजेस एंड जीडीपी। व्हेन अ टैक्स इज बुएंट, ठीक है, एक टैक्स कब बुएंट होगा, इट रेवेन्यू इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट, ठीक है। अगर एक टैक्स जो है वो बुएंट है तभी क्या होगा कि अगर टैक्स रेट हम इंक्रीज किए बिना जो है हमारा टैक्स का जो कलेक्शन रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो जाने को टैक्स ब्यूएंसी हम कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द टैक्स बेस, फ्रेंडलीनेस ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स रेट्स, ये सब में ये डिपेंड करता है। आई थिंक टैक्स ब्यूएंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी ये आप लोगों को अच्छे से जाना चाहिए। इलास्टिसिटी ये आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इन सबको अच्छे से करके जाइएगा। दिस इज प्रिटी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टैक्स ब्यूएंसी अगेन कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है दैट मीन्स हमारा टैक्स भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं टैक्स ब्यूएंसी। एंड अगर टैक्स कब ब्यूएंट होगा, जब रेवेन्यू हम इंक्रीज करेंगे विदाउट इंक्रीजिंग टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब आप कब इंक्रीज करेंगे, जैसे पहले आपका था 5% टैक्स, अब आपने क्या कर दिया, टैक्स रेट को इंक्रीज करके 6% कर लिया। अब रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया ना, रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया, लेकिन आपने टैक्स का रेट को बढ़ा के रेवेन्यू इंक्रीज किया है। टैक्स लोग पे नहीं कर रहे, जो पहले पे करते थे आप उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे, दैट इज नॉट ब्यूएंट। ब्यूएंट कब होगा कि आप बिना टैक्स स्लैब को इंक्रीज किया अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ब्यूएंसी, दैट इज टैक्स ब्यूएंसी। आपने स्लैब्स को इंक्रीज नहीं करिए, बिना स्लैब को इंक्रीज किए ही अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज टैक्स ब्यूएंसी। आई होप it has made sense, it is clear to you. All right, we can move on to the last news. The last news is
PMJAY डिड नॉट रिड्यूस पेशेंट्स हेल्थ एक्सपेंसेस, ठीक है। सो यहाँ क्या है, छत्तीसगढ़ में एक सर्वे हुआ है। सर्वे के दौरान क्या पता चला कि जो हमारा एम था इन दी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, ये जो स्कीम है इसको 2018 में लाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको हम लोगों ने 2018 में लाया था। कि अगर हम देखें स्कीम में, स्कीम क्या है, स्कीम पहले हम समझ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसको अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी हम जाना जाता है। सो इसमें क्या है कि एक टोटल अमाउंट होता है। अमाउंट कितना है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। ये है पर फैमिली, पर पर्सन नहीं, पर फैमिली पर ईयर। 5 साल आपको 5 लाख रुपए पर ईयर आपको दिया जाएगा, ताकि अगर आपको कोई कोई भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल जो है उसको लिस्ट डाउन करती है। सो उसके बाद अगर आप उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं, देन आपको क्या है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको जो है ये दिया जाएगा, ताकि आप जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2018 में आया था, 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस कवर सर्जरी, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। ये सारा को आपका ये कवर करता है। कौन कवर करता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कैसे, इंटाइटलमेंट बेस्ड टारगेट है, मतलब हर किसी को नहीं मिलता, बल्कि जिनका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जिनका जो है बैकग्राउंड दोज हु फॉल इन द पुअरर कैटेगरी, ठीक है। पुअरर कैटेगरी कैसे पता चलेगा, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस हुआ था 2011 के बेसिस पे जो है यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये क्या है, ये जो यहाँ से लोगों को दे विल आइडेंटिफाई देम, एंड उसके बाद क्या करेंगे, उनका जो फैमिलीज़ हैं उनको जो है ये प्रोवाइड कराएगी, एंड डेटाबेस भी जो है फैमिली का वो क्रिएट करेगी। फंडिंग कैसे मिलेगा, फंडिंग जो है स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है, 60-40 स्टेट एंड यूटी, एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10, और एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग है विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो बाकी स्टेट्स के लिए 60-40 का रेशियो रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 का रेशियो रहेगा, एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग जो है वो किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस, एंड वो क्या करते हैं, वो ऑटोनोमस सोसाइटी है, ऑटोनोमस एंटिटी है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। वो क्या करेंगी, इंप्लीमेंट करेंगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द स्टेट हेल्थ एजेंसी ये क्या है, एपेक्स बॉडी है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन दी स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। इसमें क्या हुआ, अब क्या बोला गया है कि ये क्या क्या कवर करता है, यहाँ पे देखिए क्या क्या कवर करता है, सब कुछ कवर करता है। सर्जरी हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, डे केयर ट्रीटमेंट हो गया, मेडिसिन को, डायग्नोस्टिक को, हर चीज़ को ये कवर करता है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में जब ये सर्वे हुआ, यहाँ पर क्या देखने को मिला, डबल बिलिंग देखने को हमें मिला। सो ये क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा, ये जो है द स्कीम डिड नॉट रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जैसे हम ओपीडी में जा रहे हैं, वहाँ पैसे लगा रहे, एक्सरे वगैरह करा रहे, वो सब में हमारा क्या है, दैट इज़ योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो हमारा कम नहीं हुआ, दैट इज़ स्टिल हाई, हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज स्टिल हाई। सो ये कहीं ना कहीं हमें एक लैक्यूना देखने को मिलता है, एक लैक्यूना, एक अच्छे से जो है ये स्कीम को हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, वरना ये स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू सी, अगर एक जस्ट इमेजिन अ फैमिली, एक बहुत पुअर फैमिली को समझिए, अगर उनको कुछ कुछ कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर हो जाती, हाउ आर दे सपोज टू गो टू अ हॉस्पिटल एंड मोर सो अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड दे कुड गो थ्रू अ ट्रीटमेंट, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन अबाउट दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा कम दे आर अर्निंग सो लेस ऑफ अ मनी, उसके बाद क्या कर रहे हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। सो हाउ आर दे सपोज टू गेट वेल, अगर वो किस टाइप से जो है अच्छे होंगे। और अगर हम जो है ये ऐसे अच्छे स्कीम होने के बावजूद, अगर हम डेटा कलेक्शन, हमारे पास सब कुछ है, हम अच्छे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को भी लेकर आ रहे हैं, अगर हम उतना करने के बावजूद भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू ट्रीट दोज फैमिलीज इन छत्तीसगढ़, फॉर एग्जांपल इन दिस आर्टिकल, अगर हम इस आर्टिकल का एग्जांपल दें, छत्तीसगढ़ में वी आर नॉट एबल टू मेक इट, मतलब हम जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। दैट इज़ समथिंग
ना देर इज समथिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली समथिंग वेरी रॉन्ग विच इज़ हैपनिंग. हम अच्छे से या तो स्कीम को लागू नहीं करवा पा रहे, या तो देर इज समथिंग मिसमैच दैट इज गोइंग ऑन. दैट नीड्स टू बी उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर हमें जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज है अगर उनके पास पहुंचना है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इंटेंडेड बेनिफिशरीज है उनके पास हम पहुंचे एंड वी सर्व देम. ठीक है, क्योंकि ऐसे स्कीम्स हमने खुद के लिए तो नहीं लाया है, फॉर दोज पीपल द पुअरर रंग्स ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, उनके लिए वी हैव मेड दिस स्कीम्स. ये डाटाबेस कलेक्शन करना, सब कुछ करना, पहले सेंसस के द्वारा जो है हमें देखना कि अच्छा ये लोग, दिस पीपल कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड. सो ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर इफ़ यू वांट वन हेल्थ अप्रोच फॉर एवरीवन, अगर हम चाहते हैं, अगर हमारा विजन है, देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो है अच्छे से स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराएं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अदर थिंग इज अवेयरनेस ऑल्सो, सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड एक कभी कभी आपको नेक्सस भी देखने को मिलेगा. हाँ, ये बहुत रियल है. दिस नेक्सस बिल्डिंग इज बिटवीन प्राइवेट एजेंसीज एंड द हॉस्पिटल. ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज हॉस्पिटल्स के बीच में, एंड समटाइम्स ऑल्सो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके बीच में भी आपको नेक्सस देखने को मिलेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एविल. ठीक है, बहुत ज़्यादा एविल है. सो ये जो है इनको हमें वी हैव टू टैकल इट, वी हैव टू काउंटर इट. ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा. आई थिंक ये यहाँ तक, जन आरोग्य योजना तक, यहाँ तक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.